हेलो 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 बच्चा पार्टी। गुड इवनिंग सबको, प्यारा प्यारा सा गुड इवनिंग। कैसे हो सब कोई? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे बच्चा लोग आ जाएंगे और बताएंगे आप सब कैसे हो। पहले तो हालचाल बनती है। गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग पांडे जी, गुड इवनिंग। और भी अच्छे गुड इवनिंग सबको। की हाल चालम? कीम हालम चालम? मस्त, फाइन, वेरी गुड। भगवान करे आप लोग बहुत ही ज़्यादा हमेशा मस्त रहो, एकदम मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, खूब आगे बढ़ते रहो, एकदम मज़ा लेते रहो। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, हम भी मस्त हैं। देखो एक चीज़ है कि आप लोग मस्त हो तो अपन भी मस्त है, बिंदास है, एकदम मज़ा लेना है और क्या। तो आज का क्लास तो पता है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं बस आप लोग से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भाई मेरी बात को तो सुनो कम से कम। मानते ही नहीं हो मेरी बात को। मैं बार बार बोलता हूँ पहले बच्चा लोग फोकस स्टडी पे तुम लोग यार बात करते ही रह जाते हो, चैटिंग करते ही रह जाते हो। बच्चा लोग मैं आप लोग के लिए ही बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर आप अच्छे से पढ़ पाओगे तभी तो मज़ा आएगा ना। ठीक है ना, आ जाइए सब कोई फटाफट से, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज तो। इस चैप्टर्स का जन जन का चेहरा एक अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पे। इस चैप्टर का आज हम लोग क्वेश्चन आंसर बहुत ही इजी वे में कंप्लीट करेंगे, ऐसा कि आपको क्लास में ही आज याद करवा देंगे, पक्का, प्रॉमिस, आई विल प्रॉमिस। मैं आपसे प्रॉमिस करूंगा ही नहीं, कर रहा हूं, अभी प्रॉमिस कर रहा हूं कि भाई आपको आज तो कंप्लीट करवा कर ही जाने दूंगा। और प्लीज़ 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 आप लास्ट तक स्टे रहना, आपको लास्ट तक कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहना है इस क्लास में। लगता क्या है, पढ़ना है मज़ा से। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। एक सुंदर सा भजन के साथ शुरू करते हैं हम लोग क्लास। अच्छा लगा मुझे मज़ा आया चलो क्लास शुरू करते हैं। सब कोई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और पहले कंफर्म कर दो कि ऑल क्लियर, ऑडियो वीडियो सब क्लियर चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार कंफर्म कर दो सब कोई प्लीज़ 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 कि ऑडियो और वीडियो सिंक्रोनाइज है या नहीं। सारे कोई एक बार बता देंगे। ऑल क्लियर, वेरी गुड, यस सर, ऑल क्लियर, साउंड भी क्लियर है। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी फॉर कंफर्मिंग। चलिए शुरू करते हैं आज का ये दमदार क्लास। दमदार स्टडी आज होने वाली है, जन जन का चेहरा एक। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कल की क्लास में एक छोटा सा मिस्टेक नहीं हुआ था, बहुत ब्लंडर मिस्टेक हुआ था। वो क्या कि भैया आप लोग को पता है कि ये 1964 तक ही जीवित थे। कई बच्चे ने, एक आध बच्चे ने कमेंट किया, मैंने कल ध्यान नहीं दे पाया था। यहाँ पे मुझे 1956 की जगह पे पता है 1965 लिखा गया था, वो टाइपिंग मिस्टेक था, सॉरी बच्चा पार्टी, बट इसे आज आप लोग इम्प्रूव कर लेना। चलो तो फिर आज के चैप्टर्स में, सॉरी आज के सेशन में, क्लास में, कल तो हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर चुके थे, तो आज क्वेश्चन आंसर करते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे साथ स्क्रीन पे है, सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है और आप बिल्कुल ही अच्छे से समझना बच्चा पार्टी, मैं एकदम ईजी वे में समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन है कि जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है। जन जन का चेहरा एक, ये जो शीर्षक है, इससे कवि का क्या तात्पर्य है। मैं कल बताया था कि चेहरे की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई फेस की बात नहीं हो रही है, कौन गोरा है कौन सांवला है, उससे मतलब नहीं रखने को बच्चा लोग। मतलब यहाँ पे है जन जन का, लोगों का, सारे जन, सारे लोगों का संघर्ष का कारण एक है, स्थिति एक है। क्योंकि पूंजीपति वर्ग के लोग जो होते हैं, ताकतवर लोग होते हैं, जो वो क्या करते हैं, मध्यम वर्गीय लोगों को, अपने से कमजोर लोगों को वो दबाते हैं, शोषण करते हैं। तो भाई शोषण करने वाले क्या करेंगे, अब अपना रास्ता निकालेंगे ना। वो कब तक शोषित होंगे, एक न एक दिन उसको जगना होगा, और वो अब जग चुके हैं। और सबका लड़ने का कारण एक है, सबका संघर्ष करने का कारण एक है, और सबके लिए विजय भी एक होगी। यहाँ पे तात्पर्य यही है। आप लोग बस ध्यान से सुनना, क्लास मिस मत करना प्लीज़, लास्ट तक जरूर रहना, और बकवास की चैटिंग मत करना प्लीज़, हाथ जोड़ता हूँ तुम लोग से यार, तुम लोग के लिए ही पढ़ोगे तो मजा आएगा। जन जन का चेहरा एक से कवि का तात्पर्य दुनिया के अनेक देशों में,
ऐसा नहीं है कि ये एक जगह का ही समस्या है, नहीं, ये पूरे विश्व की भाई समस्या है। सभी जगहों पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है। तो दुनिया के अनेक देशों में रहने वाले पीड़ित, जिनका भाई शोषण हो रहा है, तथा अपने मेहनत और कर्म से न्याय, शांति, बंधुत्व चाहने वाले लोगों से है। जन जन का चेहरा एक, किनसे है, इनका संबंध किन लोगों से है? उन लोगों से जो चाहते हैं कि भाईचारे के नाते हम रहें, हम शांति से रहें, हम भाई अपना न्याय चाहते हैं। ये लोग हमें दबा रहे हैं, अब हम नहीं दबाने देंगे, इन्हें सत्ता से हम हटाने वाले हैं, ठीक है ना। ऐसे लोगों से है। किस लोगों से है? ऐसे लोगों से जो मेहनत और कर्म से न्याय चाहते हैं, शांति चाहते हैं, बंधुत्व चाहते हैं, उन लोगों से है, ठीक है ना। कभी इस जनता में एकता और समानता को भी दिखाया है। कभी इस चैप्टर के अंदर क्या बताया है? बंद मुट्ठी कहा था ना, एकता है, हम सब एक हैं, हम सब एक होकर के इस अन्याय के प्रति न्याय करेंगे, जीतेंगे, इस जंग को जीतेंगे। अब हरगिज बर्दाश्त करने की स्थिति नहीं है। एकता भी है और समानता भी है। समझ में आया? समझ में आया ना। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। घबराना मत, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, एक बार नहीं एक बार और रिवीजन करवा दूंगा। बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है? बंधी हुई मुट्ठियां, अच्छा आप अपनी मुट्ठी को अभी बांध कर देखो, एक ताकत सा फील होगा। तो यहाँ पे बंधी हुई मुट्ठियों का मतलब ये है ना कि जितने भी संघर्ष कर रहे हैं लोग हैं, वो सब एक साथ मिले हुए हैं, एकदम मतलब क्या बोले, एकदम पावर में है, यूनिटी में है। वो एकता में तो बल होता ही है, कोई चीज़ अकेले ना हो तो फिर एकता में तो पक्का ही हो जाता है वो। तो बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य यही है ना कि हम सब एक हैं, एकता में हैं, हमें अब कोई ताकत पराजित नहीं कर सकी। हम एक ऐसी ताकत बन गए हैं जो तुम लोग को उजाड़ कर रख देंगे। किनको? उन लोगों को जो हमारा लगातार शोषण करते आ रहे हैं, हमारा हक छीन रहे हैं, हमारे अपने अधिकारों से हमें वंचित रखते हैं। कभी बंधी हुई मुट्ठियों के लक्ष्य के माध्यम से जनता की ताकत का एहसास कराना चाहता है कि ओए शोषण करने वाले सुन लो, अभी जनता की ताकत नहीं जानते हो। जनता जिस स्थान पे तुम्हें अभी बैठा सकती है ना, वहां से लात मार के हटा भी सकती है। ये हाथे काजल, ये हाथे सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले हैं। ये डायलॉग सन्नी पाजी का याद है ना? वही चीजें हैं बच्चा पार्टी, यहां पे बता रहे हैं। कभी थोड़ा सा मसाला के साथ पढ़ने में अच्छा लगता है। कभी बंधी हुई मुट्ठियों के लक्ष्य के माध्यम से जनता की ताकत का एहसास कराना चाहता है, जो किसी भी विषम परिस्थितियों में एक हो सकती है। हम अकेले नहीं हैं, हम फूटे हुए नहीं हैं। तुम केवल बिगाड़ करके देखो हमको, तुम्हारी औकात बता देंगे हम। ऐसी सारी जनता कहती है। कवि का कहने का तात्पर्य यही है कि सारी जनता एक है और तुम लोग एक हो, अलग हो। भारी पड़ जाएगी पूरी जनता तुम लोग पे यार। किन पे भारी पड़ जाएगी? जो शोषण कर रहे हैं, जो हक को छीन रहे हैं, ठीक है ना, उन पे काजर। इस बंधी मुट्ठियों की ताकत इतनी है कि जनता के शोषण करने वालों को कभी भी सत्ता से हटा सकती है। गद्दी पे बैठाने का अगर हक है ना हमें, तो हम तुमको वहां से हटा भी सकते हैं। ये मत समझो, ये हाथे सिर्फ अभी तो हथियार न छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले हैं। यानी कि जो पंडित जी शादी विवाह कराते हैं ना, वो श्राद्ध भी कराते हैं। समझ में आया? यह ताकत उनके लिए काल तथा ज्वाला भी बन सकती है। कभी भी ये ताकत रूप बदल सकती है। ताकत में मतलब सोचो कितनी बड़ी ताकत है कि समय पर ज्वाला भी बन सकती है, समय पे तुम्हारी मौत भी बनकर खड़ा हो सकती है काल के रूप में। बंधी हुई मुट्ठी में ताकत है यार। और ये ऐसी ताकत है कि किसी भी विषम परिस्थिति में, विषम परिस्थिति मतलब कष्ट की परिस्थिति में, दुख की घड़ी में हम सब एक हैं, एक हो सकती है ये मुट्ठियां। और ये मुट्ठियां अगर बजेगी ना, समझो कहां जाओगे। इस बंदी मुट्ठियों की ताकत इतनी है कि जनता के शोषण करने वालों को कभी भी सत्ता से हटा सकती है, राज से हटा सकती है। यह ताकत उनके लिए काल है तथा ज्वाला भी बन सकती है। भाई आ रहा है ना समझ में? एक एक चीजें क्लियर कराऊंगा, बस आपसे बोलता हूं, आप लोग बस मजे से शांति से सुनते रहो, देखते रहो। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो, बट कोई दिक्कत नहीं होगा। आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूं। एक एक वर्ड पे फोकस कराऊंगा। और बोला हूं ना कि पाठ के आसपास वाला भी क्वेश्चन कराऊंगा। जितने भी ग्रामर सेक्शन है आपके बुक में भी, वो सब कराऊंगा। संतोषम परम सुखम बच्चा पार्टी, संतोषम परम सुखम। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए देखिए। कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा है? कल कहे थे, बताए थे ना, सितारा
कल आपको बताए थे सितारा वाली बात। सितारा का मतलब वो भयानक सा सितारा, जलता हुआ लाल की भयानक सितारा, एक उद्दीपित उसका विकराल सा इशारा। एक करे कि कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा है, सितारे का इशारा किस ओर है। हाँ, कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा है, नहीं पता? अरे इस सितारा में चमक भी है, दमक भी है, जलन भी है। ये सितारा ऐसा है कि जनता को शोषण करने वाले को हानि पहुंचा सकता है। ऐसा मत समझ ला इन सितारों में एकता है। ये सितारा का इशारा जनता की ओर है जो संघर्ष कर रही है, उन लोगों के विरुद्ध जो जनता संघर्ष कर रही है ना, वही सितारा कहा गया है, उन्हीं को सितारा कहा गया है। अरे भाई, हम ही लोग तो देश के भविष्य हैं। देश की भविष्यवाणी तो हमारे ही हाथ में है ना। हम जो चाहे वो करेंगे, अनर्गल काम नहीं करेंगे। मतलब ये है कि हमें उचित काम करना है, देश के हित में काम करना है। बट तुम लोग तलवे चाटने वाले नेता बन गए हो ना। भूल हो गए यार, तुमको हम नेता बना दिए। बट ये मत भूलो कि नेता बना दिए हैं ना, गद्दी पे बैठा दिए तो वहां से हटा नहीं सकते क्या? ऐसा मत सोचो पाजी, ऐसा मत सोचो, हटा सकते हैं। ये सितारा है भाई। क्या है? सितारा। और सितारा किसको कहा गया है? इन संघर्ष कर रही सारी जनताओं को। चलो, कवि ने सितारा का भयानक क्यों कहा? कि कवि ने सितारे को भयानक इसलिए कहा है क्योंकि वह अपनी चमक तथा दहक से, दहक जलन से जनता की शोषण करने वाले को हानि पहुंचाता है। जो भाई शोषण करेगा ना, उसकी तो खैर नहीं, उसकी तो ऐसी की तैसी कर देंगे हम। कौन कहता है? ये सारी ताकत किसमें है? इस जनता में जो संघर्ष कर रही है। इस जनता के अंदर वो तलवे चाटने वाले नहीं है, वो शोषण करने वाले नहीं है, वो पूंजीपति जो किसी के हक को छीन रहे ना, उनको नहीं रखना है इस जनता में। जनता की श्रेणी से, जनता कहने का अर्थ आप ये समझो कि संघर्ष करने वाला, ठीक है। इन सितारों में एकता है, ज्वाला है, ताकत है। वाह वाह, क्या बात है, ताकत तो है ही, इसमें ताकत है। कस के लगा देंगे तो फिर उठा नहीं होगा भाई, उठ नहीं पाएगा सब। सितारे का इशारा संघर्ष कर रही जनता की ओर है। क्वेश्चन है इसमें, आप देख रहे हो बच्चा लोग, कि सितारे का इशारा किस ओर है? सितारे का इशारा इस संघर्ष कर रही जनता की ओर है। हम लोग सितारा है, स्टार्स। सितारा समझ रहे ना, कितनी अच्छे शब्द यहाँ पे लेखक ने प्रयोग किया है इन संघर्ष कर रही जनता के लिए। ये एक मोटिवेटेड वर्ड है, बहुत ही अच्छा सा वर्ड है, जिनसे इन लोगों को एक उत्सुक मिलेगा, मतलब आगे बढ़ने का एक मार्ग मिलेगा। वाह, हम लोगों को सितारा कहा जा रहा है, यानी सच में हम लोग मतलब सितारे की तरह हैं। हम ये कर सकते हैं, वी कैन टू ईट। हम सब मिलकर के ये कर सकते हैं, हम लड़ सकते हैं इन लोगों से, इन दुष्ट आत्माओं से लड़ सकते हैं, इन दुष्ट आत्माओं से। इन्हीं सितारों से तो देश के भविष्य का निर्धारण किया जाता है। और देश के भविष्य का निर्धारण जिनसे होता है, उनको तुम दूधमुही बच्चा समझते हो कि बच्चे रो रहा है तो बाबू लो लो, चुप हो जा, लो तो दूध पी लो, तो ऐसा समझ के रखे हो जनता को। अरे जगेगे, जिस दिन जग जाएंगे ना, उस दिन तुम्हारी खैर नहीं, धोती ढीली पड़ जाएगी, धोती संभलेगी नहीं, डफाली बन के घूमते रह जाओगे। अरे जानते हो इन लोग को भाई क्या होता है? ये लोग तो नेता लोग जो होते हैं ना, अपने से बड़े वाले को मतलब क्या करेंगे, डफाली इनको कहा जाता है। कवि, वो 9th क्लास जनतंत्र का जन्म दिनकर जी वाला, उसमें क्या है ना, कवि ने इन लोगों को डफाली इसलिए कहा है क्योंकि ये तो अपनी ढीली ढाली धोती नहीं संभाल पाते, ये दूसरों को चुगली करते हैं। उनका बड़प्पन करेंगे, वहाँ से कुछ माल टानेंगे, पैसा रुपया जो भी होगा, फिर इनके पास जाएंगे, इनका भी थोड़ा सा तलवा चाट लेंगे, बड़प्पन कर देना है। अरे वाह भाई, भाई आपका तो जवाब ही नहीं है, आपका भाई तो सारा दुनिया जानती है। और उतने में वो तो फूल के चढ़ गए हैं पेड़ पे, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि सितारे को भयानक इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो सितारा है, चमक के साथ साथ दहक भी रखता है, इसके पास एकता भी है, ज्वाला भी है और ताकत भी है। जब जैसा रूप होगा तब तैसा रूप धारण कर सकती है ये जनता। क्लियर हुआ? क्लियर हो रहा है ना? एक बार सारे कोई चैट में बता देंगे कि यस सर या नो सर। समझ में आ रहा है तो यस सर, नहीं आ रहा है तो नो सर। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम।
बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, बहुत बढ़िया से समझ में आ गया सबको। बोला हूं ना, कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझा दूं, अपनी भाषाओं में तोड़ तोड़ के समझा दूं। बस आप ये मत समझो कि जो सर ये यहाँ पे आंसर लिखे हैं बस यही कॉपी करना है तुम, नहीं भाई, इसको आप अपने वर्ड से भी अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, बस अर्थ तो वही निकलेगा ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नदियों की वेदना का क्या कारण है? वेदना मतलब मैं बताया हूं ना, पीड़ा, पीड़ा मतलब कष्ट, दर्द। बताओ, नदियों की वेदना तो जरूर न होगी। हमारी भारतीय संस्कृति नदी को माँ कहती है, और माँ को अपने बेटे से लगाव है कि नहीं? हर माँ को अपने पुत्र से लगाव होता है। अगर उसका पुत्र कष्ट में हो तो माँ कैसे सुख में रह सकती है? संभव है? ये स्वाभाविक है कि माँ को भी कष्ट होगा, क्योंकि इन बहती हुई नदियों के आसपास, इनके प्रांत में, क्षेत्र में जितने भी लोग बस रहे हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। इन लोगों से, इन तलवे चाटने वालों से, इन शोषण करने वाले लोगों से ये लड़ रहे हैं जनता। अब बताओ, इस नदियों की यानी माँ की बेटे को तकलीफ हो रही तो माँ कैसे सुखी रह सकती है? वो खुश भी नहीं रह सकती, उसके पास तो वेदना भी होगा ना। यानी नदियों के पास भी वेदना हो रही है, कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रहा है। कवि ने क्या मजेदार यहाँ पे भाव दिया है, देखिए। तो उसका आंसर, नदियों की वेदना का कारण क्या है भाई? उनके आसपास बसने वालों लोगों की, बसने वाले होगा यहाँ पे, बसने वाले लोगों की पीड़ा और शोक संताप, दुख, कष्ट, संताप, दर्द इन लोगों को हो रहा है। तो भाई वहीं से तो भाई नदियां भी हैं, और नदियां को हम भारतीय संस्कृति में मां मानते हैं, तो मां को कष्ट क्यों नहीं होगा? मां को कष्ट तो जरूर होगा। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार नदियों को मां कहा गया है। जब लोग कष्ट में होंगे तो मां भी दुखित हो जाएंगी। ये लोग कष्ट में है, पुत्र कष्ट में है, मां का बेटा कष्ट में है, पूरा परिवार मां का कष्ट में है, मां कैसे हंस सकती है? उसके पास भी वेदना होगा। अतः कवि को ऐसा लगता है कि नदियां भी वेदनाग्रस्त है, यानी ये पीड़ित है, इनको भी दर्द है, कष्ट है। समझ में आ गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो भाई मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक आध बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, प्रीवियस पेपर की हम बात करते हैं तो पूछा भी गया है। इसलिए आप लोग एक एक चीज़ों को अच्छे से समझो, समझने की कोशिश करो, केवल आंसर मिल जाए कहीं से उसके चक्कर में मत पड़ो। आप इधर उधर भटको मत, ट्रैक चेंज मत करो। मतलब ये आप समझ जाओ, कहीं से भी समझो, लेकिन समझो अच्छे से, और उसको आप अपने से वर्णन करो, ठीक है? और वर्ड लिमिट का तो जरूर ध्यान रखना एग्जामिनेशन में, वर्ड लिमिट कितना वर्ड में। और आप अच्छे से अगर स्टोरी समझे रहोगे तो आप उसको अपने से मॉडिफाई करके जितना वर्ड में लिखना हो जरूर लिख सकते हो, ये आपके हाथ में है। इसलिए बोलता हूँ आप अच्छे से समझा करो। चलो ठीक है, आगे चले। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्थ स्पष्ट करना है। क्या करना है? अर्थ स्पष्ट करना है। सबसे पहला है कि आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार, चिरता सा मित्र सा स्वर्ग, एक जन जन गा मित्र एक। कल बताए थे, अंधकार की बात करते हैं। अंधकार जब आता है ना तो वो निराशा हो जाता है। रात आता है तो रात मतलब क्या है? एक निराशा का प्रतीक है। अंधकार हमेशा एक निराशा का प्रतीक होता है, इसमें कोई आशाएं नहीं दिखाई दे रही। लेकिन इस अंधकार को खत्म करने वाला सुबह सूर्य की लाल किरणें भी आती है, यानी हर निराशा के बाद एक आशा उत्पन्न हो रही है। तो ये इन जनताओं के लिए एक साहस है, एक नई उम्मीद की किरण है। ऐसा नहीं सोचना है कि सच के रास्ते पे चलने वाले कभी हार नहीं सकते, पराजित नहीं हो सकते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, आपको भी पता है ये चीज़ कि सत्य को परेशान किया जा सकता है बट पराजित नहीं किया जा सकता, हराया नहीं जा सकता। वो थोड़ा परेशान जरूर होगा, परेशान तो जरूर होगा, लेकिन कभी उसकी हार नहीं होती। वो हमेशा ऑलवेज हमेशा वो विनर है, वो जीतेगा ही। तो आशामयी लाल लाल किरणें, ये जो लाल लाल किरणें आ रही है अंधकार को खत्म करने के लिए, वो आशामयी है, क्योंकि इस अंधकार में तो निराशा है भाई। इसके अंदर क्या है? निराशा है, कोई आशा नहीं दिखाई दे रहा है। और हर निराशा को खत्म करने का कारण क्या है? लाल किरणें, सूर्य की, जो सूरज की सुबह की पूरब दिशा से एकदम अंधकार को चीरते हुए निकल जाती है। तो यही तो है एक उम्मीद, एक आशा इन सारी जनताओं के लिए। तो ये एक मित्र है, स्वर्ग सा मित्र है। ठीक है, चलिए प्रस्तुत पंक्ति, ये तो पहला जो क्राइटेरिया है वो तो हम लोग को निभाना ही पड़ेगा अर्थ भावार्थ में। प्रस्तुत पंक्ति गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा रचित काव्य जन जन का चेहरा एक से लिया गया है। ये पंक्ति जो है, ये लाइन जो है, वो कहाँ से लिया गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, किस कविता से लिया गया है, ये तो हमें चर्चा करना ही पड़ेगा। तो आपको पता है इस पाठ के लेखक हैं
गजानन माधव मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध। क्या आप बता सकते हो, क्या आप बता सकते हो इनका निधन कब हुआ था? चलो बताओ तो, इनका निधन कब हुआ था? सारे कोई बताएंगे इनका निधन कब हुआ था? गजानन माधव मुक्ति बोध का निधन कब हुआ था? फटाफट से बताओ। देखना भूलना मत, कल ही पढ़ाए हैं। यहाँ से थप्पड़ देंगे कस के थप्पड़ बजेगी। चांद सी महबूबा हो मेरी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। देखो गाना पूरा याद वाद नहीं है मुझे, ठीक है। 11 सितंबर 1964 को, बहुत ही सुंदर। ध्यान रखना इनका निधन जो हुआ था 11 सितंबर 1964 को ही हुआ था, 11 सितंबर 1964 को। चलो बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ें हमने तो लिखना ही पड़ेगा कि मतलब कहाँ से लिया गया है, कौन लिखा है। कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि सूर्य की लाल किरणें अंधकार का नाश करते हुए मित्र के स्वर्ग के समान है। मतलब आप इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हो कि जिस प्रकार अंधकार रूपी निराशा को प्रकाश रूपी आशा से मतलब कि ख़त्म किया जा सकता है, उसी प्रकार इंसान भी लगातार परिश्रम से सत्य के रास्ते पर थोड़ी परेशानियां सहते हुए विजय पा सकता है। ये चीज़ आप लिख सकते हो भाई, बट ये समझे रहोगे तब तो लिखोगे ना। आप लिख सकते हो इसका आंसर, किसी का औकात नहीं जो गलत काट दे। चैलेंज देता हूं। आप ये मत सोचो कि वो तो गलत हो सकता है, पता नहीं क्या होगा। नहीं यार, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। जो चीज़ें हैं, मान लो पूछा गया कि भाई आपके डैडी का नाम क्या है, आप अपने डैडी का सही नाम बताते हो, तो किसके औकात है जो काट देगा कि नहीं आपके डैडी का ये नाम नहीं है? अरे भाई मेरे पापा का यही नाम है, तुम कैसे काट सकते हो? तो जो चीज़ें है वो है, उसको बदला नहीं जा सकता। थोड़ा हंसी है, फन्नी है ये बात। तो बात समझ में आ रही है ना? क्या है कि कवि इस पंक्ति के माध्यम से क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सूर्य की लाल जो किरणें हैं वो आशामयी किरणें हैं, अंधकार का नाश करते हुए, अंधकार को नष्ट कर रही है, उस निराशा को आशा में बदल रही है। मैं चाहता हूं आप इसका आंसर खुद से भी लिखना जरूर, जो मैं अभी बताया हूं उसको जरूर लिखना, कोशिश करना, एक बार कोशिश करना। क्योंकि बार बार बोलते हैं, आपको पता भी है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसी में ख वाला देख लेते हैं। एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद का नारा मजा आता है। पूरे विश्व की अगर बात करें तो हमारा हिंदुस्तान का एक बहुत अच्छा, तुम सुंदर सा लगता है सबको, देश को लगता होगा अपने अपने को बहुत अच्छा अच्छा लगता होगा। बट कुछ भी कहो, हमारे देश का मतलब मैप भी बहुत अच्छा लगता है देखने में, सुंदर सा। कई के तो लगता है कि फूटा हुआ अंडा की तरह बह जाता है, कईयों के तो मैप ऐसा लगता है कि फूटा हुआ अंडा की तरह बह गया है। बट हम लोग का जो मैप है एकदम कितना अट्रैक्टिव। ऐसा नहीं है कि मतलब जो भी हो सबको अपना अपना प्यारा लगता है, बट हम लोग का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नाम भी कितना शानदार है ना। वाह, मज़ा आ जाता है अपने देश के नाम पे। तो चलो यहाँ पे, हाँ हाँ, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान। देखो ये कहा जा रहा है, इसमें मतलब ये है कि भाई ऐसा नहीं है ना कि वो परेशान करने वाले, वो शोषण करने वाले जो लोग हैं, वो हक छीनने वाले जो लोग हैं ना, वो सिर्फ एक ही जगह पे हैं, केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान में ही है या फिर केवल अमेरिका में ही है। ऐसा नहीं, वो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, कोई विशेष जगह पे नहीं है, कहीं विशेष जगह पे नहीं है वो, कि क्योंकि यहाँ पे मान लो ऐसा नहीं है कि पटना में है तो वो अररिया जिला में नहीं है, वो मुजफ्फरपुर में नहीं है। सब जगह पे वही हाल है भाई, सब जगह पे वही हाल है। दबाने वाले भी हैं, दबने वाले भी हैं। तो भाई सिंपल सी बात है कि जो शोषण कर रहा है तो किसी को कर रहा है ना, तो वो सब जगह पे है, किसी विशेष जगह पे नहीं है। एशिया के हो, यूरोप के हो, अमेरिका के हो, भिन्न भिन्न वास स्थान, अलग अलग जगह है, पर सबकी समस्या एक है, पर सबका संघर्ष भी एक ही है। चलो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, वही बात हम फिर से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति गजानन माधव मुक्ति बोध। हम बोलते हैं बार बार, एक आदमी रहेगा एक को पढ़ाएंगे, अप डाउन हो रहा है, ठीक है, होने दो। जो जा रहा है उसको जाने दो, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। जाने वाले को हम क्या रोक सकते हैं भाई, आज तक किसी ने नहीं रोका, विधाता भी नहीं रोक सकते हैं। मतलब वो नहीं है, आप भाई अपने मन में रखे हो कि हाँ हम क्लास 20 में छोड़ेंगे, छोड़ दो, क्या करें हम। ज़बरदस्ती बैठा के तो यहाँ से कान नहीं पकड़ेंगे कि अरे कहाँ जा रहे हो, चलो बैठ के पढ़ाई करो, ऐसा तो नहीं कर सकते।
मोटिवेट कर सकते हैं कि आप पढ़ो, आपकी चीज़ है। तो ये मुक्तिबोध के द्वारा रचित काव्य जन जन का चेहरा एक से लिया गया है। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि पीड़ित और शोषित लोग किसी एक स्थान विशेष पर ही नहीं रहते हैं, एक जगह पे नहीं रहते हैं। वे तो एशिया, यूरोप तथा अमेरिका के विभिन्न स्थानों के वासी हो सकते हैं, कहीं के हो सकते हैं, पूरे विश्व की धरती के कहीं से बिलोंग कर सकते हैं वो। उनमें भौगोलिक तथा ऐतिहासिक भिन्नताएं और बंधन हो सकते हैं, परिवेश के, माहौल के, वातावरण के अंतर हो सकते हैं, बंधन भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनमें एकता की भावना होती है। ध्यान रखिएगा, एकत्व भावम वहंतो बसंती, उनमें एकता की भावना बसती है, सबके अंदर एकता है, तभी तो बंद मुट्ठी की तरह दिखाया जा रहा है एकता को। कहा जा रहा है कि देखो जिस दिन हम जग गए ना, आग की तरह, ज्वाला की तरह धधकते हुए तुमको भी खत्म कर देंगे इस ज्वाला से। किसको? जो शोषण कर रहे हैं उसको। पढ़ने में जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए, सब काम में तो जल्दी होती है, बट यहाँ पे जहाँ से फ्यूचर बनने वाला है उसमें जल्दीबाजी नहीं, ठीक है ना। इसी तरह हिंदुस्तान भी चारों ओर फैला हुआ है, यहाँ भी अनेक भिन्नताएं हैं, अनेक प्रकार के धर्म के लोग, अनेक प्रकार के जाति के लोग निवास करते हैं, फिर भी सभी एक है, हम सब एक है, बिकॉज हमारा मिशन भी एक ही है। क्या? इन लोगों से न्याय लेना जो हमारे हक को छीन रहे हैं, जो हमारे अपने अधिकारों से हमें वंचित कर रहे हैं, ठीक है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दानव दुरात्मा से क्या अभिप्राय है? मैं कल ही बताया था, दानव का मतलब होता है राक्षस। दानव का मतलब क्या होता है? राक्षस। अच्छा, ठीक है ना, दानव का मतलब राक्षस, दुरात्मा ये दुष्ट जो होते हैं ना, दुष्ट दानव जो होते हैं, मतलब कि दुष्ट प्रकार के जो लोग होते हैं, क्या अभिप्राय है इनसे? ये किसको कहा गया है? उन्हीं लोग को तो कहा गया है किनको? जो हमारा शोषण करते हैं, जो लोग मध्यम वर्गीय या कमजोर लोगों को शोषित करते हैं, उनके हक को छीनते हैं, उन्हें दानव दुरात्मा कहा गया है। इनके कारण ही तो पीड़ित लोग संघर्ष करने के लिए विवश है। विवश मतलब मजबूर है बेचारे। हम क्यों लड़ेंगे तुमसे? मतलब क्या है? लेकिन तुम ऐसे कारनामे कर रहे हो ना कि हमें आवाज़ उठाना पड़ रहा है। अब आवाज़ ही नहीं उठाएंगे, अब तो क्रांति भी छिड़ने वाली है, और छिड़ेगी क्रांति तो विजय भी हमारी ही होगी, ठीक है ना। मतलब सब कुछ हमारा ही होगा, सब कुछ हमारा होगा, सजा भी सुनाएंगे हम, भुगतने वाले तुम हो जाओगे, ठीक है ना। तो दानव दुरात्मा किसे कहा गया है? दानव दुरात्मा उनको कहा गया है मध्यम वर्गीय या कमजोर लोगों को जो क्या कर रहा है? शोषित कर रहा है, दबा रहा है, सता रहा है, उनके हकों को छीन रहा है, ठीक है ना। तो उन्हें दानव दुरात्मा कहा गया है। और इन्हीं दानवों के कारण, इन्हीं राक्षसों के कारण लेखक ने बहुत अच्छा काम किया, इन लोगों की तुलना राक्षसों से की है, वो भी दुष्ट राक्षस की आत्मा से तो इनके कारण ही पीड़ित लोग जो है ना संघर्ष करने के लिए बेचारे विवश हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, एक एक चीज़ों को बोलता हूँ, बार बार अच्छे से समझो। ज्वाला कहाँ से उठती है? ज्वाला हमारे हृदय से निकलती है ना, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर एक आग है, वही आग जो पीड़ित है उनके अंदर हृदय में, जो हमें दबा रहे हैं। कब तक बर्दाश्त करेंगे? एक सीमा होता है, किसी भी चीज़ की एक दायरा होती है, सीमा होती है। अब तो वो सीमा पार हो चुका है, अब हम धैर्य नहीं रख सकते हैं, अब हमारे अंदर धैर्य धारण करने की क्षमता है ही नहीं। अब तो हम जंग लड़ेंगे और जीतेंगे भी, उत्साह मनाएंगे। ज्वाला शोषित और पीड़ित व्यक्तियों की हृदय से उठती है, हमारे हृदय से निकल रही है, आपके हृदय से निकल रही है, क्योंकि हम ही लोग तो शोषित हो रहे हैं। कवि ने इसे अति क्रोध, क्वेश्चन था कि कवि ने इसे अति क्रोध क्यों कहा है, बहुत ज्यादा क्रोधित क्यों बताया है? अति क्रोध इसलिए कहा है क्योंकि अब जनता धैर्य की सीमा पार कर चुकी है, अब हम धैर्य नहीं कर सकते हैं। धैर्य मतलब धीरज। अब कितना धीरज रखे? कब तक ये बोलते रहोगे कि सब्र का फल मीठा होता है, और देखते जा रहे हैं कि पूरा मीठे फल तुम ही खाते जा रहे हो, हम लोग को तो बस कुछ मिलता ही नहीं छिलका के अलावा तो अब जनता धैर्य की सीमा पार कर चुकी है। यार किसी भी चीज़ का एक लिमिटेशन होता है, दायरा होता है। इनके साथ हो रहे अन्याय ने इन्हें विवश कर दिया है, हमारे साथ बहुत। अब क्या, अब तो मतलब होता है ना कि मुंह में उंगली करके बुलवाना, बोलना नहीं चाहते बट उंगली हो रही है कि तुम बोलो। अब बताओ,
तो विवश कर दिया गया हमें ना। अब ये अपना हक प्राप्त करने के लिए, वे क्रांति करने के लिए भी तत्पर हो चुके हैं। हम तो भाई क्रांति करेंगे, हम सारी जनता मिलकर के तुम लोग के विरोध में क्रांति करेंगे और खचाक खचाक उड़ा देंगे तुम लोग को। अब हर हाल में वे अपना अधिकार प्राप्त करके ही रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत, कोई शक्ति, कोई ज्वाला हमें नहीं रोक सकती। हमारे पास जो ताकत है, ज्वाला है, उस ज्वाला में तुम जल के राख हो जाओगे। सुन लो, आगे समझ में ना। तो ज्वाला कहाँ से उठती है? ज्वाला भाई उनके हृदय से उठती है। किनके हृदय से? जो शोषित हैं, जिनको दबाया जा रहा है, जिनको मतलब कि अपने अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो घबराओ मत। 12 क्वेश्चन है, कर लेते हैं। घबराना नहीं है। क्लास अभी कितना टाइम हुआ भाई? अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन की समूची दुनिया में जन जन का युद्ध क्यों चल रहा है? एक आदमी रहो तो भी मैं पढ़ाऊंगा, 200 रहो तभी पढ़ाऊंगा, 150 रहो तभी पढ़ाऊंगा। बस इतना बोलता हूँ कि एक आदमी भी रहेगा तो भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमारा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। आप सोचो करोगे या नहीं, बट मैं तो अपना काम कर रहा हूँ ना। कि समूची दुनिया में जन जन का युद्ध क्यों चल रहा है? क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? सारी जगह पे वही हाल है। दबाने वाले एक जगह पे तो है नहीं, अधिकार छीनने वाले एक जगह पे है नहीं, सारी दुनिया में फैले हुए हैं। तो सारी दुनिया के लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे? सारी दुनिया में ये लड़ाई लड़ेगी, छिड़ेगी लड़ाई और होगी भी लड़ाई। समूची दुनिया में जन जन का युद्ध इसलिए चल रहा है क्योंकि शोषण करने वाले भी सभी जगह पर है, वो किसी विशेष क्षेत्र में नहीं है। ऐसा नहीं कि बस हम शोषण करने वाले सिर्फ यहाँ पे ही पाए जाएंगे, हम दूसरे जगह नहीं जाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है, सब जगहों पर वो पाए जा रहे हैं। तो बताओ कि सब जगह पे वो क्या कर रहे हैं? दबा रहे हैं, किसी को सता रहे हैं। तो सारी दुनिया के लोग तो भी उनके विरोध में आवाज़ उठाएंगे ना। तो ये जन जन का युद्ध समूची दुनिया में इसलिए चल रहा है क्योंकि दबाने वाले, सताने वाले, अधिकार को छीनने वाले, ये दुष्ट प्रकृति की जो आत्माएं हैं सभी जगहों पर विराजमान है, पड़ी हुई है वो सभी जगहों पर। वो किसी विशेष क्षेत्र में नहीं है कि बस हम यहाँ पे हैं वहाँ पे नहीं है, नहीं, सभी जगह पे है। तो सारी दुनिया इस समस्या को झेल रही है। अतः जन जन का जो युद्ध है पूरी दुनिया में चल रहा है ताकि इन्हें अपना हक मिल सके। हम नहीं लड़ेंगे तो हमारा हक नहीं मिलेगा। अब तो ऐसा भी नहीं है ना, वो चीज़ करो कि हम रोड पे आ गए, हमें हमारा हक चाहिए, हमारा हक चाहिए, चिल्लाओ, लाठी चार्ज करवा देता है लोग। चलो चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 9, कविता का केंद्रीय विषय क्या है? कविता का जो मेन विषय है आपको पता है कि कविता के अंदर सिर्फ इसका वर्णन जरूर किया गया है कि भाई कुछ विशेष वर्ग के लोगों के द्वारा कमजोर वर्ग को दबाया जाता है, सताया जा रहा है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, लगातार इनका शोषण होते जा रहा है। और शोषण करने वाले जो हैं एक जगह पे नहीं है, सभी जगहों पर पाए जा रहे हैं। ये दुनिया भर में फैले हुए हैं। ये कोरोना वायरस का चक्कर है भाई, वायरस की तरह सब जगह पे फैले हुए हैं, बच के रहना है। इस प्रकार संघर्ष करने वाले भी जो है ना वो पूरी दुनिया में फैले हैं। जनता तो अब बेवकूफ़ नहीं है, जग चुकी है, अब हिसाब किताब भी होगा। तो देखो, कविता में उन लोगों के संघर्ष का वर्णन है जो पीड़ित है, जो दबाए जा रहे हैं, जो सताए जा रहे हैं, जो अपने अधिकारों से वंचित है, उनका वर्णन किया गया है। इनका शोषण लगातार होते जा रहा है। शोषण करने वाले भी किसी विशेष जगहों पर नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में यार फैले हुए हैं। इस प्रकार संघर्ष करने वाले भी पूरी दुनिया में फैले हैं, दबाने वाला पूरी दुनिया में, तो दबने वाला भी तो पूरी दुनिया में है। अब ये जनता जो है जग चुकी है, इनमें एकता नजर आ रही है, एकता तो है ही। इनके उत्साह तथा संकल्प को देखकर ऐसा लगता है कि वे अपना हक प्राप्त करके ही रहेंगे। इन्होंने भाई संकल्प ले लिया। देखो, प्रण और संकल्प दूसरी चीज होता है। प्रण किसी सभा में लिया जाता है, वो भी अपने भुजाओं को ऊपर उठाकर कि मैं फलना भाई, फलना जी मतलब फलना चिलना जो भी है नाम अपना रखे, मैं अभी इस सभा में ये प्रण करता हूँ कि ये काम नहीं करूँगा। लेकिन संकल्प जो होता है ना, संकल्प किसी के सामने नहीं कहा जाता है, संकल्प मन में ही रहता है। तो हम सभी के मन में संकल्प हो चुके हैं। हम जनता जनार्दन जो है, सबके उत्साह और संकल्प को देखकर ऐसा लगता है कि वे अब रुकेंगे नहीं, वे तब तक चलेंगे जब तक कि उनका हक प्राप्त न हो। चलिए, क्लियर हो रहा है ना? बस देखते चलिए, मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा से क्या तात्पर्य है? प्यार का इशारा, प्यार का इशारा लेखक यहाँ पे किए हैं, प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा।
कि प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक, पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं से हुए गिरफ्तार। देखो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि प्यार का इशारा का तात्पर्य उन लोगों से है जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनको दबाया जा रहा है, जो शोषित हो रहे हैं लगातार, क्योंकि उनको अपनापन की ज़रूरत है, उनको प्यार की ज़रूरत है। मान लो कि आप लड़ नहीं सकते हो तो किसी को हिम्मत तो दे सकते हो ना, उस काम में बढ़ावा तो दे सकते हो कि हाँ भाई चलो हम हैं तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे साथ हैं। गांधी जी दांडी यात्रा में 78 पर्सन्स के साथ निकले थे, 78 अनुयायियों के साथ निकले थे, बट वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कई लोग हो गए थे, बहुत भीड़ लग गई थी, लंबा लाइन लगा हुआ था, तो लोग समर्थन किए। तो इनको प्यार, अपनापन चाहिए, अपनत्व चाहिए, समर्थन चाहिए। प्यार का इशारा का मतलब ये है। क्रोध का दुधारा का मतलब ये हुआ कि अब तो हम क्रोधित हो चुके हैं, अब तुम हमारे ऊपर कितने भी तलवार चलाओगे ना, उन तलवारों की धार से भी हम डरने वाले नहीं हैं, मतलब मौत से भी अब डर नहीं, अब तो रुकेंगे ही नहीं, अब हमें अपना हक चाहिए ही। प्यार का इशारा का तात्पर्य संघर्ष कर रहे लोगों से है, इन लोगों को प्यार तथा अपनत्व की जरूरत है। क्रोध का दुधारा का तात्पर्य भी इन्हीं लोगों से है, क्योंकि अब ये अपना हक पाने के लिए तलवार की धार से भी डरने वाले नहीं हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इस चीज़ को आप अपने भाव में भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। चलिए पहले एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, आप बताओगे ना? चलो बताओ, नाभा दास जी का जन्म अनुमानित कब हुआ था? थोड़ा सा यहाँ पे पूछ देते हैं ताकि देखते हैं कितने लोग को ये चीज़ें याद है। नाभा दास जी का जन्म कब हुआ था बताओ, अनुमानित समय बताओ। हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। 1570 में। बढ़िया बढ़िया, चलो याद करते हो, मन लगा के पढ़ाई करो, बहुत ही बढ़िया। 1570 में हुआ था नाभा दास जी का जन्म, 1570 में। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। एक बार मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है, ऐसा लगता है थोड़ा सा मैं लेज़ी टाइप का हो गया, एक बार जोश दे दो हमको भाई, एक बार हमारे अंदर एनर्जी डाल दो आप लोग, लाइव चैट में कुछ एनर्जी दो हमारे अंदर। अब देखते हैं आप लोग कैसा एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी दो, और एनर्जी आते ही मैं शुरू कर देता हूँ क्लास। इतना बता दो कैसा लग रहा है पढ़ाई, अच्छा समझ में आ रहा है ना? आप अच्छे से समझ पा रहे हो या फिर ज़बरदस्ती हाँ सर बोलते हो? हमको नहीं फील होता कि आप, यार समझ नहीं आता, आप ज़बरदस्ती हाँ बोल रहे हो। देखो मैं यहाँ पे उंगली नहीं करवा रहा हूँ मुंह में कि भाई हाँ बोल ही दो, बट सही बताओ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? चलो भाई सबको आ रहा है, हाँ सर बहुत अच्छे से, चलो बहुत बढ़िया। अब एनर्जी आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, पनप रही है एनर्जी अंदर से, पनप गई। चलो शुरू करते हैं बच्चा फाटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। चलो चलो भाई, सबका बहुत बढ़िया, लव यू सो मच सबको। पृथ्वी के प्रसार को किन लोगों ने अपनी सेनाओं से गिरफ्तार कर रखा है? इस क्वेश्चन में बड़ी दमदार क्वेश्चन है और इसका भाव भी बहुत ही दमदार है। पृथ्वी के प्रसार को किन लोगों ने अपनी सेनाओं से गिरफ्तार कर रखा है? पृथ्वी का प्रसार का मतलब बढ़ावा। अब देखो पृथ्वी जो है, इसका अधिकांश हिस्सा को अब बड़े बड़े लोग जो है ना वो कब्जा कर रहे हैं, बड़े बड़े पूंजीपति लोग। बताओ जिस जगह पे, ये तो भाई किसानों की धरती है, ये तो किसानों की धरती है, हम ये नहीं कहते कि हर जगह पे खेती ही हो, पर अब ऐसा हो गया कि जगह जमीन तो बढ़ेगा नहीं, जनसंख्या नियंत्रण हो नहीं रहा है, जनसंख्या नियंत्रण हो नहीं रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में कोई खेती करना नहीं चाहता, खाना सबको चाहिए, पैसा है पैसा खाओगे, रुपया चबाओगे क्या, या सिक्के का सब्जी बनाओगे? ऐसा नहीं ना हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हमें अन्न ही खाना है, अन्न खाना है। वो चाइना वालों की तरह कुछ भी खा जाओगे? नहीं भाई, बुरा मत माना, मैं समझा रहा हूँ, समझना, फीलिंग समझो मैं कहना क्या चाहता हूँ। बात यह ना कि जहाँ पे हरी भरी खेत होनी चाहिए वहाँ पे तो फैक्ट्रियाँ लगाई जाने लगी। और ये लोग करते क्या है, किसी भी मतलब गरीब बेसहारा लोगों की जो ज़मीनें होती हैं ना खेती करने वाले, उन लोग को देखते हैं कि ये तो इस टाइप का है, रुको इस पर कुछ दिमाग लगाते हैं। और पता है मतलब उसको डरा करके धमका करके, या फिर पूंजीपति है तो थोड़ा पैसा वगैरह दे करके उस ज़मीन को यार वो अपने मतलब कि ये में कर लेता है, कब्जे में सोचो, और वहाँ पे फैक्ट्रियाँ वगैरह कर देता है। तो हरियाली तो धीरे धीरे धरती की ख़त्म ही तो होती जा रही है ना। सिर्फ सेनाओं से गिरफ्तार कर रखा है, गिरफ्तार कर रहे हैं वो लोग।
देखो समाज के ताकतवर लोग, पूंजीवादी लोग और शोषक लोगों ने जो शोषण कर रहे हैं अपनी सेनाओं से इस पृथ्वी के प्रसार को गिरफ्तार कर रखा है। वही लोग कर रहे हैं, वही लोग कर रहे हैं। उनकी सेना क्या है? उनकी सेना है ताकत, उनकी सेना है पूंजी। इन लोगों ने औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार कर, इन लोगों ने औद्योगिक क्षेत्र मतलब कि इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है ना, उसको भाई विस्तार कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं और पृथ्वी को गिरफ्तार कर रहे हैं, जगह जमीन को गिरफ्तार कर रहे हैं। देखो गिरफ्तार करना यहाँ पे बड़ा अच्छा ही वर्ड, रोचक वर्ड डाला गया है। जिन स्थानों पर हरे भरे खेत, पेड़ पौधे तथा बाग बगीचे होने चाहिए ना, आज वहां विकास के नाम पर औद्योगिक क्षेत्र खड़ा करने का होड़ लगा है। सब कोई लगा हम ये फैक्ट्री, हम वो फैक्ट्री, हम ये करेंगे वो करें। फैक्ट्री खाओगे चबाओगे। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा फैक्ट्री का विरोध नहीं कर रहा हूँ, वो भी होना चाहिए, बट इस तरह से नहीं कि आप किसी के मतलब खेत वाले ज़मीन को जहाँ पे किसान खेती कर रहे हैं उसको आप ये नहीं कर सकते हो। गांव से दूर मतलब फैक्ट्रियाँ वगैरह, अब तो कई जगह देखते हो ना कि इंडस्ट्रियल एरिया भाई होना ही चाहिए, आबादी से दूर ही होना चाहिए। बहुत सारा पोल्यूशन वगैरह का भी रीज़न हो जाता है। बट होड़ लगा है आज, सब कोई कंपटीशन में है, दिखावे का कंपटीशन है। अरे हम तुमसे कम कैसे रह सकते हैं भाई। आजकल तो लोग जो है ना अपने दुख से दुखित नहीं है, दूसरे के सुख से बेचारा दुखित है। हम आपके दरवाजे पे पैसा मांगने आए, आप खूब खुशी से भैया हम हाथ पसारे हैं, मम भिक्षाम देहि, अब खुशी से देने वाला देगा। बट अगर एक दिन उसी को पता चला कि अरे भाई ये तो बहुत बड़ा एकदम ऑफिसर बन गया, तो ये सुन करके वो पता है मतलब किसी हॉस्पिटल में एडमिट है, क्यों हॉस्पिटल में है भाई, तो उसको ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि वो ऑफिसर बना है, तो उसको खुशी नहीं हुआ, वो अंदर ही अंदर मर गया। मतलब अपने दुख से कोई दुखित नहीं है, दूसरे के सुख से आजकल के अधिकतर लोग दुखित हैं। इसलिए मस्त रहो, बिंदास रहो, एकदम आगे बढ़ो, सबका भला सोचो, आपका भी भला होगा। सबका भला सोचो, भाला मत सोचना, भला सोचना, भला में भाला में बड़ा अंतर है। इसलिए सबका भला सोचो, आपका भी भला होगा। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चा पार्टी 12 नंबर क्वेश्चन, जो कहता है 12 नंबर क्वेश्चन की कविता की पंक्ति, ओह कहाँ है डिस्टर्ब, कविता की पंक्ति पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करते हुए भावार्थ लिखिए। कल मैं बता दिया हूँ, पंक्ति पंक्ति का लाइन बताया हूँ ना, वो अर्थ बताया हूँ, तो फिर से वो बताने का क्या मकसद, आप उसको देख लेना और खुद से लिख भी सकते हो। बच्चा पार्टी इफ़ यू वांट टू PDF देन यू हैव टू ज्वाइन द टेलीग्राम। अगर आप चाहते हैं कि आपको PDF इसका मिल जाए, खूब सुंदर सा ये मतलब मिल जाए आपको नोट्स, तो आपको अभी के अभी टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। और टेलीग्राम में आप जाना और वहाँ पे आपको सर्च करना है साइंस संग्रह टेलीग्राम ऐप, आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, साइंस संग्रह सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए और यहाँ पे आप PDF पा सकते हैं। कैसा रहा आज का क्लास जरूर बताना सब कोई कमेंट करके। लव यू सो मच बच्चा पार्टी, सबको प्यारा प्यारा सा स्वीट स्वीट गुड नाइट विद स्वीट ड्रीम्स। बहुत अच्छे अच्छे सपने देखो और ऐसा हो कि भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। आप बहुत आगे बढ़ो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, माता पिता परिवारजन सर्व समाज का आपको सम्मान आदर प्रेम सब मिलता रहे। खूब पढ़ो, मन लगा के, बहुत बड़ा इंसान बनो, पर भूलना मत। प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर लेना अगर अच्छा लगा हो तो, और नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी बनता है, कोई दिक्कत नहीं। शेयर ज़रूर करना, एक शेयर आपकी बनती है, प्लीज़ आप एक शेयर सबको ही करना, जितने लोग देख रहे हो। अगर आप आज्ञाकारी हो भाई प्लीज़, आपको अगर इससे अच्छा लग रहा हो ये चीज़ें तो प्लीज़ शेयर करना, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना। ओके, थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी। नए हो चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रोज़ ये क्लास होता है, रोज़, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल अंग्रेज़ी की क्लास है भाई, आप लोग अपडेट रहो, ठीक है ना। कभी भी वो 7 बजे हो सकता है या 7:30 में, ठीक है। चलो फिर क्लास ओवर करते हैं, बाय बाय। अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता परिवार सबका ख्याल रखो और खूब मस्ती से पढ़ाई करो, सीरियस नहीं होने को। बाय बाय, लव यू।